नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गरीब कल्याण के प्रण के साथ ही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में चाहे औद्योगिक विकास की बात हो या गरीब श्रमिकों के उद्धार और कल्याण की बात हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत है और जन कल्याण योजना से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए दृढ़ संकल्पित भी हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 10,236 श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का अंतरण किया है। तो वहीं श्रमिक परिवारों से बात भी की है। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। संबल 2.0 योजना मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च की गई थी। इस योजना का अब श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात इस योजना के तहत दी है। सिंगल क्लिक से 225 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। कुल 10,236 श्रमिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। अनुग्रह सहायता राशि के साथ ही दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए का प्रावधान है और इस योजना के तहत स्थायी अपंगता पर भी 2 लाख रुपए के प्रावधान की बात कही जाती है। आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए की राशि श्रमिकों के परिवार को दी जाती है। अंत्येष्टि सहायता के लिए भी 5,000 रुपए की मदद की जाती है और प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए की सौगात भी मिलती है। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और अब तक 1,73,00,000 श्रमिकों का संबल 2.2 योजना के अंतर्गत पंजीयन हुआ है। संबल योजना असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को महत्वपूर्ण मानी जाती है और श्रमिक परिवारों को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता दी जाती है। तमाम तरीके से जो श्रमिक परिवार हैं, श्रमिक हैं, उनको तमाम सहूलियत दी जा सके, सुविधाएं दी जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये सौगात दे रही है और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सीएम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। 10,326 हितग्राहियों के परिवार के बैंक खातों में 225 करोड़ की राशि, 225 करोड़ की राशि, ये छोटी राशि नहीं होती, बड़ी राशि होती। ऐसे में आप सबको मैं मदद के लिए, खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही है और जब से माननीय मंत्री जी श्रम मंत्री बनकर के इस काम को देख रहे हैं, आपने पूरी संवेदनशीलता के साथ सारे लोगों के लिए अपने विभाग के हर एक चीज का लाभ कैसे तक नीचे तक उतरे, इसका प्रयास किया। हमारा सबका भी प्रयास है कि हम सब जितने भी हितग्राही उनको इसका पूरा लाभ दें। यद्यपि ये बात सही कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 में चालू हुई, अभी तक 6,16,000 से अधिक प्रकरणों में 5,626 करोड़ की से अधिक के लाभ इसमें दिए जा चुके हैं। राज्य के 1,73,00,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों का इसमें पंजीयन हुआ है। यह उल्लेखनीय बात है कि कुल 8 करोड़ की आबादी है, इसमें 1,73,00,000 मतलब 2.25 करोड़ लोगों का तो पंजीयन संबल के माध्यम से हुआ है। आज अपनी राशि के भरोसे से हम अपने मन के भाव को खुद समझ सकते हैं। यह अनुग्रह राशि है जो शिक्षा प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की व्यवस्था में लाभ दें, लेकिन ये इस बात की ध्यान में है कि अनुग्रह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, प्रसूति सहायता योजना, आयुष्मान भारत, राशन पर्ची, ऐसी संबल की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी आप इस माध्यम से उठा रहे हैं। लगभग आज 10,000 मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने संबल योजना के तहत श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। सिंगल क्लिक से 225 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जुड़ गए। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रितेश त्रिपाठी जी, पहले आपके पास आऊंगा और लगातार तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजना तो चलाई जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश की तमाम योजना चर्चा में भी रही। लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो और संबल योजना की चर्चा भी पहले काफी हुई और अब बड़ी सौगात दी गई है। सिंगल क्लिक के माध्यम से 225 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। क्या कुछ कांग्रेस का पक्ष है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे रितेश जी? रितेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर यहाँ पर पहुंच पा रही है जी। 4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई सरकार निरंतर रोज नए पिटारे खोलती जा रही है। सामान्य कार्यों के लिए मध्य प्रदेश में जो निर्माण कार्य हैं, जो सामान्य काम है,
किसी भी काम के लिए मध्य प्रदेश के पास पैसा नहीं है। अभी ये सरकार ने कुछ दिनों पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में बात कही थी। आज हालत ये है कि हमारे पड़ोसी जिला रीवा में पिछले 1 महीने से कर्मचारी आउटसोर्सिंग की जो है वो धरने पे बैठे हैं। यही हाल किसानों के लिए कही गई थी, यही हाल लाडली बहना के लिए कही गई थी। कोई भी योजना सरकार ने अभी तक पूरी की हो तो ऋषभ जी आप मुझे इसका जवाब दीजिए। सरकार का काम है थोथा चना बाजे घना, दिन रात नई नई घोषणाएं, नित नए प्रयोग करके मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करना। मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में आपने किसी भी किसान को आज तक एमएसपी दिया नहीं, बहनों के खाते में 3000 डाले नहीं, आउटसोर्सिंग का जो आपने कहा था कि हम सारे फंड जोड़ देंगे दैनिक भोजन भोगी को पैसा मिलेगा, कोई भी काम आपने किया नहीं। सिर्फ मध्य प्रदेश में निरंतर झूठ बोलने का काम ये सरकार कर रही है। अगर सरकार इन चीजों को धरातल पर प्रस्तुतिकरण करे, इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं ऐसी सभी योजनाओं का कांग्रेस पार्टी खुले मन से स्वागत करती है, चाहती है कि मध्य प्रदेश योजनाएं लागू हो। पर मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह टूट चुका प्रदेश है। यहाँ पर कहा जाए जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी का हर जगह उल्लंघन हो रहा है, श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। आज यहाँ पर आम आदमी की जान मजाक बन चुकी है। आप देख रहे पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल बन चुका है कि किसान मजदूरों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। खाद्य संकट मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चरम पर है। मध्य प्रदेश के मुखिया विदेशों में फंड लाने में लगे हैं और मध्य प्रदेश किसान सड़कों में पुलिस की लाठी खाने को मजबूर है। जो प्रदेश खाद और बीज की मुहैया न करवा पाता हो वो कहां से ये पैसा लाकर किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, सिर्फ योजनाएं हैं, योजनाएं चल रही हैं। हजारों योजनाएं झूठी बोलकर शिवराज सिंह चौहान चले गए और अंतिम में अब आए मोहन यादव जी। उनने कहा हम 3000 देंगे, ये कह रहे हैं हम 5000 देंगे, 10,000 देंगे। बोलना है जब तक मुख्यमंत्री कुर्सी पे बोलेंगे और फिर निकल जाएंगे। और मध्य प्रदेश का आम किसान, आम मजदूर, आम महिला, युवा, ये सभी का सरकार की प्रताड़ना से दुखी हैं और अपनी बेबसी का आलम किसी से बता पाने में उनको कष्ट हो रहा है। और मध्य प्रदेश को इन लोगों ने रितेश त्रिपाठी जी, देखिए 225 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। पूरा तथ्य आपके सामने है, पूरा कार्यक्रम हुआ और श्रमिकों के खातों में पैसे गए। पहली बात ये, और लाडली बहना के तहत 1250 रुपए लगातार हर महीने दिए जा रहे हैं। अब आपका जो सवाल है मैं चाहूंगा उससे स्पष्ट कीजिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि योजना के तहत लाभ मिल ही नहीं रहा है, या फिर जितना आप चाहते हैं, जो आपकी मांग है, जो लगातार आप कहते हैं कि सरकार दावे करे उतना मिलना चाहिए? आपका सवाल स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार ने आज जो है तो शिलान्यास किया कार्यक्रम का, आज 225 करोड़ रुपए डाले हैं। और ये जो सारी बातें कही गई हैं कि 4 लाख देंगे आकस्मिक मृत्यु, इसकी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन कि आम जो मजदूर है वो 2 जून की रोटी के लिए अपना कहीं रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा पाता। और मध्य प्रदेश में जो क्या दैनिक भत्ता जितना मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी दर, इसका किन किन नियमों में पालन होता है, कहां पर श्रम कानूनों का पालन होता है, जरा ये बताने का मुझे कष्ट करें। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि योजनाओं की शुरुआत करना, शुभारंभ करना, 1250 तक में ही गाड़ी आ पाई है, आज तक 3000 नहीं जा पाई। कारण बताएंगे क्यों नहीं जा पाई? और अब ये जब कब जाएगी? जब चुनाव आ जाएगा। तो योजनाओं की शुरुआत कर देना अलग बात है, पर योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो योजनाएं शुरू तो करती है और बाद में सारी योजनाएं काल के गाल में चढ़ जाती है। कोई भी उनका लुकआउट नहीं होता है कि क्या योजनाओं में। ठीक है, तमाम बातें आपने कही, आपने बातों को स्पष्ट भी किया। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वाणी जी, तमाम आरोप रितेश जी ने लगाया, अपनी पूरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। अब तमाम तरीके से रितेश जी 2 बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि तमाम योजनाओं की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद कहाँ योजनाएं जाती हैं, काल के गाल में समझ आती है, पहला आरोप ये। और दूसरा वहीं वो कहते हैं कि कर्ज लगातार लिए जा रहे हैं। अब कर्ज पे भी उनको समस्या है। अब हालांकि आपका तर्क है कि गाइडलाइंस के तहत कर्ज होता है। इन दोनों बातों को किस तरीके से आप देख रहे हैं वाणी जी? पहले तो रितेश जी, आपको और आपके समस्त जितने श्रोता हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं रितेश जी को दोष नहीं देती हूँ। कांग्रेस में कल्चर ऐसा ही है, ऊपर से नीचे तक नकारात्मक सोच का ही एक विचारधारा इनकी चलती है। उसके अंतर्गत इन्होंने अपने तर्क रखे। लेकिन जब हम ऋण लेते हैं तो कोई भी सरकार डेट जीडीपी रेशियो के अंतर्गत ही ऋण उठाती है। ऋण उनको ऐसे मुहैया नहीं कराया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नियम कायदे हैं और उसमें मध्य प्रदेश की सरकार बहुत खरी उतर रही है। बल्कि मैं तुलना करना चाहूंगी कांग्रेस शासित प्रदेश जैसे तेलंगाना है, जैसे हिमाचल है, वहां तो उन्होंने पेंशन देने से भी इनकार कर दिया क्योंकि दिवालिया घोषित कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, ये इनके ही मध्य प्रदेश की अल्प सरकार जो थी कमलनाथ जी की, हर 6वें दिन
800 से 1000 करोड़ रुपए उठाते थे, और उसमें से एक बहुत बड़ी राशि ऐसी है उन्होंने मनोरंजन के एक कार्यक्रम के लिए रखा हुआ था, उसके लिए केंद्रित किया था, जिसका हिसाब किताब भी नहीं मिला। तो ये मोहन यादव जी की संवेदनशील और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जहां जहां अनियमितताएं मिलती है वहां तुरंत तत्काल में कार्यवाही होती है, और ये वो संवेदनशील सरकार है जहां पर हम कोई भी दुष्कर्म हो उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेते, लेकिन दोषी को उसके अंतिम मंजर तक पहुंचाते हैं। ये कमलनाथ वाली सरकार या दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है, ना उनकी परछाई है इस सरकार पर, जिनके अंतर्गत तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती थी। और वाणी जी, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? आप, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी हो सकती है, हम आप दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। रितेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रितेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सरकार का कहना है, वाणिज्य जी इस तरीके से कह रही है कि तमाम तरीके से आप आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अगर कर्ज को लेकर जो सवाल आपने खड़ा किया, देखिए योजना का शुभारंभ हो रहा है, तो जो भी तरीके से योजना को लाभ दिया जाना चाहिए, जो बातें शुरुआत में होती हैं वो उसके तहत लाभ दिया जा रहा है, लगातार योजना चल रही है। लेकिन जहां तक कर्ज का सवाल है तो कर्ज गाइडलाइंस के तहत ही लिया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश को कोई ऐसी गाइडलाइंस अभी नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है कि दिवालिया घोषित हो जाए। जो भी स्वास्थ्य, जो आर्थिक स्वास्थ्य है मध्य प्रदेश का, जो हालात हैं वो ठीक है, इसी के तहत कर्ज दिया जा रहा है। तो इसमें कई बार कांग्रेस को बीजेपी के प्रवक्ता ये बात बता चुके हैं, लेकिन ये सवाल बार बार क्यों खड़ा होता है? क्योंकि जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की, कर्ज को लेकर सवाल खड़े किए, इसको लेकर मैं चाहूंगा थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कर्ज में डूबे हुए प्रदेश के लिए ऐसी कौन सी गाइडलाइन हो सकती है? और जब भी वाणी जी मुझसे पहले बोल रही थी कि कमलनाथ जी की सरकार जो कर्ज लेती थी 6वें दिन, अरे जो कंडीशन बनाई गई वो आज की 20 साल की कालजयी सरकार के द्वारा ही बनाई गई। आज की शिवराज सरकार ने ऐसे मध्य प्रदेश में वातावरण तैयार किया कि जो भी सरकार यहाँ पर आएगी उसे कर्ज लेना ही पड़ेगा। और अब जो मध्य प्रदेश में कर्जा चढ़ रहा है, आने वाली 20 पुश्तें उस कर्जे को नहीं पटा पाएंगी। वाणी जी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, उन्होंने पूरे देश का खून निकालने का काम किया है, कर्ज में डुबा दिया है। आज आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वहां पर भी किस तरह से 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए चुनाव के ठीक 2 महीने पहले बांट कर सरकार बनाई गई। हर प्रदेश कर्जे में जा रहा है। आपको मैं इस बात के लिए बताना चाहता हूँ ऋषभ जी, की मध्य प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, बाकी कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश हैं जहां पर 50% से 80% तक उस कर्ज को चुकाने में बजट खर्च हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी लगभग 50% बजट मध्य प्रदेश का जो कर्ज लाया गया है। रितेश जी, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, चर्चा को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या संबल योजना के तहत ये जो राशि वितरित की गई है ये करना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और मिला है तो उसमें क्या सवाल? अरे मिला, पहली बार मिला, आगे भी जब मिलता रहा, जब किसानों का, जब मजदूरों का रजिस्ट्रेशन उसमें कर दिया जाए, जो आम मजदूर है, जो डे टू डे की लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जब उनको सबको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उन सबको योजना के साथ जोड़ा जाएगा और निरंतर इस सबका सहजता से लाभ मिल सकेगा, तब मैं मानूंगा कि किसी भी योजना का लागू करना जायज काम रहा। परंतु सारी योजनाएं हवाई में जारी कर देना और जो लोग है ही नहीं उनको अब संबल योजना में जोड़ देते हैं। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ कि ऐसी हजारों योजनाएं, उन लोग उसका फायदा उठा रहे, हितग्राही वो लोग हैं जो वास्तव में आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। तो सारी जो मलाई खाने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है वो हर तरह। ठीक है वाणी जी, वो कह रहे हैं तमाम अनियमितता भी है और कब तक लाभ मिलता रहेगा। कर्ज को लेकर उनका कहना है कि कर्ज लोगों पर बढ़ता जा रहा है, इसे कौन चुकाएगा, इसकी क्या व्यवस्था की जाएगी? रितेश जी की बयान सुन रही थी और मुझे ऐसे लगता है कि या मैं 2 चीजें बोल सकती हूँ। रितेश जी बिल्कुल अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं समझ रहे जब वो इतने हल्के बयान दे रहे हैं कि हमारे कर्ज लौटाने में हमारी आधी राशियां जा रही हैं, व्यर्थ हो रही हैं। देखिए, कर्ज ऐसे नहीं मिलता है। कर्ज मिलता है जब आपका डेट जीडीपी रेशियो में, एक बार फिर बोल रही हूँ आपको। और दूसरा, हम यहाँ फिल्मी डायलॉग्स बोलकर सनसनी फैलाने के लिए नहीं, हम तथ्यों पे बात करें। तो आपने मेरे तथ्यों का जवाब नहीं दिया कि आपने पेंशन क्यों रोकी है अपने शासित प्रदेशों में। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो सरकार है वो जिस बिंदु पे घोषणा की थी उसमें लगभग मुझे लगता है 85% घोषणाओं के ऊपर कार्य करने शुरू कर दिए हैं और कई कार्य अपनी
अच्छी गति भी पकड़ चुके हैं। और अब आप क्या ये स्वीकारेंगे नहीं कि इस योजना के तहत गरीब असंगठित मजदूरों को लाभ मिल रहा है, अलग अलग श्रेणी में मिल रहा है, चाहे मृत्यु का हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे उनके बच्चों के भविष्य के लिए हो। और आपकी वो सरकार जो कि बहुत संवेदनशीलता के मुखाड़े उखाड़ती है, पर आप मेरे को ये बताइए, आपने इतने वर्षों तक भारत में क्या किया? आपने ना गरीबी हटा पाया वाणी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो योजना का लाभ आज दिया गया है आगे तक ही मिलता रहेगा, क्योंकि उनको आशंका है कि तमाम योजनाएं शुरू होती हैं, नहीं मिलता है, लाभ बंद हो जाती है। तो इस तरह से वो सवाल आशंका वहां होती है जहां कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार इतना गमन कर लेती है, या तो अर्थ में या जमीन में। हम उत्तर और दक्षिण भारत दोनों जगह देख चुके हैं। एक जगह इन्होंने पेंशन रोक दी, दूसरी जगह बड़े उच्च पद पर बैठे हुए कांग्रेसी बड़े नेताओं ने जमीन हड़प ली, और फिर जब प्रोब शुरू हुआ तो जमीन वापस देने का भी ऐलान किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हम कहते हैं उस पर खड़े उतरते हैं, और हम निरंतर उसकी पुष्टि भी करते रहते हैं। ये कांग्रेस के अंतर्गत कोई सरकार नहीं है जो जनता को मूर्ख बनाने में लगी हो और जनता के पैसे ऐसे समझे कि एटीएम है। इसीलिए कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी हाल ही में उत्तर में हमने देख लिया हरियाणा, इनके कोई मुद्दे नहीं चले, कोई पहलवान नहीं वहां टिक पाया इनका। और अभी महाराष्ट्र में भी आपने देख लिया है कि इनकी क्या हशर हुए हैं। ठीक है रितेश जी, बहुत स्पष्ट बात उन्होंने कही, क्योंकि जिस तरीके से अगर तमाम तरीके से कर्ज का मुद्दा भी आप उठाते हैं, जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता भी करी, सबसे पहली बात तो वो कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्ज गाइडलाइंस के तहत प्रदेश की आर्थिक अगर जो स्वास्थ्य हालत है, अगर वो आर्थिक रूप से स्वस्थ है तभी कर्ज मिलता है, और इसको लेकर प्रदेश में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई दिवालिया होने की बात कही जाए या फिर कोई ऐसा बोझ प्रदेश पर ऐसा हो कि जो प्रदेश से सक्षम ना हो। और दूसरी बात यह कि अगर ये बात इतनी गंभीर है तो आप लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं लगातार चुनाव दर चुनाव? क्योंकि मैं देखिए, आप कितना भी इसे डिनाई कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है चुनाव का, आप अपनी बात पहुंचाते हैं, जनता गंभीरता से सुनती है और तय करती है किस पर भरोसा किया जाए, किसकी बात में गंभीरता है क्या है नहीं। तो जनता तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि लगातार चुनाव होते जा रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, चुनाव जीतना कभी भी नैतिकता का पैमाना नहीं हो सकता है। 70 साल तक ये देश की राजनीति से दूर रहे और इनका क्या हश्र हुआ है। अब ये बात करी थी साउथ इंडिया की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि येदियुरप्पा जी की आपको याद आ रही है वाणी जी, जिन्हें जमीन घोटाले पे जिन्हें जेल तक जाना पड़ा था और आपकी पार्टी ने इस्तीफा मांग लिया था? क्या साउथ इंडिया में ऐसे ही नेताओं की बात कर रही हैं या बंगारू लक्ष्मण की बात? मैं खड़गे जी की बात कर रही हूँ, आपके साउथ के एक मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, सोनिया गांधी की बात कर रही हूँ जो बेल पे है बाहर। मैं उन तमाम कांग्रेसी नेताओं की बात कर रही हूँ जिन्होंने चारा घोटाला, कोयला घोटाला और घोटाले पे घोटाला किया है। मैं उन कांग्रेसी नेताओं की बात कर रही हूँ जिन्होंने हर राज्य में जनता को अपना एटीएम समझा है और इसलिए आपको दरकिनार किया है। तो उनके कान मैं हर उस कांग्रेस नेता की बात कर रही हूँ जिसने अपनी नेता को नेतागिरी को सर्वोच्च स्थान देने के लिए इस देश को निचोड़ा है, इस देश को की सुरक्षा को तार-तार किया है और इस प्रदेश में कोई भी उन्नत कार्य नहीं करने दिया। बात करिए, अरे हिम्मत हो तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र चेहरे के जो दोगुले नीति उसको देखिए ना, तब आपको पता चले सच्चाई क्या है। पर आप सच्चाई कभी स्वीकारना नहीं चाहेंगी, सच्चाई से हमेशा भागेंगी, तो कहां तक कोई जवाब देगा? रितेश जी, बहुत अच्छी बात है आप ये बोल रहे हैं इस मंच पे, आपके झूठ का खुलासा खुद जनता के सामने आप कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ठीक है रितेश जी, अपने तमाम तरीके से अगर कर्ज को लेकर सवाल उठा तो आपके जो और भी राज्य जहां आपकी सरकार है, कर्नाटक का जिक्र वो कर रही है, हिमाचल प्रदेश का वो जिक्र कर रही है, वहां पर थोड़ा प्रकाश डालिए। फिर ये सवाल करते तो एक संतुलन दिखाई देता है। कह रही है ऋषभ जी, एक बात सुनिएगा, वाणी जी बार बार कह रही कर्ज हमने गाइडलाइन के तहत लिया, पर साथ ही साथ तो कमलनाथ की सरकार पे भी सवाल उठा रही हैं। तो मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन है या ऐसी कौन सी गाइडलाइन है
जो भाजपा की सरकार आने पे वो कर्ज जायज हो जाता है और कांग्रेस सरकार आने पे वो कर्ज नाजायज हो जाता है। मुझे तो सब रितेश जी दोगली नीति के कारण पूरे देश, ठीक है वाणी जी जवाब दीजिए। पूरे देश का जो सिस्टम पूरा खराब, रितेश जी इनको तो ये बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि इनके वित्त मंत्री श्री तरुण भनोट ने ये स्पष्ट किया था कि ऋण लेना हर सरकार की जरूरत और अधिकार है, क्योंकि प्रगति के पथ पर चलने के लिए ऋण आवश्यक है। तो क्या ये तरुण भनोट की भी खुली आलोचना कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है रितेश त्रिपाठी जी, ऋण लेना हर सरकार का अधिकार है, आपके ही वित्त मंत्री का यह बयान था, आप ही के वित्त मंत्री का यह बयान था, वो याद दिला रही है वाणी जी। क्या वो गलत था? क्या उन्होंने अनजाने में बयान दिया? वित्त मंत्री तरुण भनोट का यह बयान बता रही है? नहीं, मुझे लगता है रितेश जी तरुण भनोट की आलोचना कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रही वाणी जी? बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप ही की सरकार में उन्होंने कहा था कि कर्ज लेना, ऋण लेना हर सरकार का अधिकार है, प्रगति की बात से जोड़ा था उन्होंने, और जरूरत भी। मैं मानता हूं। अब ये बताएं कि ये किस तरह से कांग्रेस सरकार पे, अगर जब उन्होंने बोला था तो अगर उनको ये स्टेटमेंट याद है वाणी जी को, तो उनको ये भी स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि कर्ज लेना दोनों ही सरकारों के हित कराई है। कमलनाथ की सरकार पे अरे तो सर पहले तो आप अपनी ही बात पे घिर गए ना, अगर आप तो लगा सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं हम, आप कमलनाथ सरकार पे आइएगा, लेकिन पहले तो आप ये मान रहे हैं ना फिर कि सरकार कर्ज ले रही है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। मैं ये नहीं मान रहा हूं कर्ज लेने में कोई आपत्ति होनी चाहिए, ये बात अलग है। पर मैं वाणी जी किस बात को कोट करना चाहता हूं, इस बात को जी आप समझिए, मैं किस बात पे घिर गया नहीं घिर गया ये विषय नहीं। विषय ये है कि कर्ज लेने पर भाजपा सरकार का कर्ज जायज और कांग्रेस सरकार का कर्ज नाजायज कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ता इस बात को, अगर आप थोड़ा सा अर्थ के बारे में ज्ञान रखते हो, जवाब दीजिए कि भाजपा का कर्ज जायज और चलिए ठीक है वाणी जी बताइए किसका जायज? जी रितेश जी, अगर थोड़े से आप इकोनॉमी के बारे में अध्ययन कर लें तो डेट जीडीपी रेशियो आप गूगल कर लीजिए। डेट जीडीपी रेशियो मध्य प्रदेश और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों का 30 से 32 के अंक के आसपास है, जो एक स्वीकृत अंक है और जिसके अंतर्गत आप आगे का अपना जो भी डेट का रेशियो है उसको आप बैलेंस करते हैं, आप अपनी ईएमआई टाइम पे पे करते हैं, आपका जो कैश फ्लो है, आपका जो कमाई है आपकी सरकार की, आपके लिए सरल भाषा बोल रही हूँ, आपकी जो सरकार की कमाई है वो संतुलित है। लेकिन अगर आप कांग्रेस शासित प्रदेशों का देखें, जैसे कि अभी अभी मैंने उल्लेख किया है, दक्षिण और उत्तर में दो बड़ी सरकारें हैं जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। खासतौर पर हिमाचल में उन्होंने कहा हमें पेंशन देने के पैसे नहीं है, उन्होंने रिक्त जो नियुक्तियां करनी थी उनको रिक्त रखा है और कहा है कि हमें नई नियुक्तियों करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इसमें आप ये नहीं मानते हैं कि आपके शासित प्रदेश में जो संतुलन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का वो नहीं है, आप लोग केपेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के, इसीलिए आपको दरकिनार करती जा रही है जनता और हार का सामना कर रहे हैं। यही हाल तो मध्य प्रदेश में हो रखा है। मध्य प्रदेश में इन्होंने 10 सालों में गिनी चुनी भर्तियां कर रखी हैं, हर अधिकारी सरकार तो आई ना, बढ़ाई जा रही है, संविदा के दम पर पूरा प्रदेश चला जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली सरकार है। यही हाल हो रखा है, मतलब जो हिमाचल में हो रखा है वही हाल की आप बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का पूरा हिमाचल में जो है चल रहा है, जितनी भी भर्तियां आई है सब हाई कोर्ट में लटकी हुई। अगर आपके पास फंड है तो आप नई भर्तियां करके दिखाइए ना। मध्य प्रदेश के क्या हालात हो चुके हैं, अतिथि शिक्षक के नाम पर घोटाला मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, आपके तमाम सवाल हैं, समय हमारे पास इतना ही है, समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। इस पर और चर्चा की जा सकती है, लेकिन संबल योजना पर चर्चा थी, हालांकि उससे जुड़ा हुआ ही मामला कह सकते हैं, क्योंकि योजना को लेकर कर्ज का सवाल जरूर उठता है। फिलहाल इतना ही, समय इतना, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी, आपका बहुत शुक्रिया रितेश जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तमाम वर्गों के लिए तमाम योजना की शुरुआत की भी है और अब लगातार सौगात जो मजदूरों को दी गई है, श्रमिकों को दी गई है, इससे पहले भी लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम योजना हो, उनके तहत राशि दी जा रही है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन सरकार का कहना है सभी वर्गों के हित में लगातार काम किए जाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।